नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताने जा रहे हैं जो न सिर्फ जापान में बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना। इस कहानी में हमें एक खौफनाक हत्या और उसके बाद के घटनाक्रम से रूबरू होना पड़ेगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम जानते हैं इस क्राइम के बारे में, एक ऐसी सच्ची कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। वैसे तो जापान की पहचान एक शांतिप्रिय देश की है, मगर साल 2007 में जापान में एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया था जिसने पूरे जापान के साथ साथ ब्रिटेन को भी हिला कर रख दिया था। ये घटना जितनी दुखद थी, इस घटना को अंजाम देने वाला अपराधी उतना ही षड्यंत्रकारी था। इस अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस ने 7 लाख रुपए के नाम की घोषणा तक की थी। फिर भी अकेले एक अपराधी ने 2 साल तक पूरे जापान की पुलिस प्रशासन की नाक में दम करके रख दिया था। पुलिस को चकमा देने के लिए अपराधी ने जो तरीका अपनाया था वो किसी की भी कल्पना से बिल्कुल परे था। ये घटना ऐसी है कि सच होते हुए भी बिल्कुल फिल्मी लगती है। तो आखिर क्या है इस घटना की पूरी कहानी? कत्ल किसका हुआ था? कातिल कौन था? और कैसे अकेले कातिल ने पुलिस की नाक में दम कर दिया था? सब कुछ जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। जब आप इस कातिल के पकड़े जाने की पूरी कहानी, कोर्ट द्वारा दी गई सजा और जेल में रहते हुए कातिल द्वारा करोड़ रुपए कमाने के बारे में सुनेंगे तो एक बार तो आपके लिए यकीन करना मुश्किल होगा। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें। हम कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए। इस पूरी घटना की कहानी के बारे में जानने से पहले कहानी के 2 हम किरदारों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इस कहानी की पहली हम किरदार लिंडसे होक नाम की लड़की है। लिंडसे होक का जन्म 30 दिसंबर 1984 को इंग्लैंड में हुआ था। इनके पिता का नाम बिल होक और मां का नाम जूलिया होक था। लिंडसे के जन्म के बाद इसके माता पिता कमेंट्री नाम की जगह पर रहने आ जाते हैं। यहीं पर लिंडसे की पढ़ाई लिखाई शुरू होती है। लिंडसे पढ़ाई में काफी अच्छी थी, इसलिए इनका एडमिशन इंग्लैंड की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स में होता है। यहाँ से बायोलॉजी में 2006 में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करती है। लिंडसे होक मार्शल आर्ट की भी ट्रेनिंग लेती है। ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करने के बाद लिंडसे होक मास्टर डिग्री हासिल करना चाहती थी, मगर उससे पहले वो जिंदगी में कुछ नया करने का फैसला करती है और इसी के तहत वो बतौर इंग्लिश टीचर जापान जाने का फैसला करती है। वो जापान के कई नामी इंस्टीट्यूट में इंटरव्यू देती है। यहाँ उनका सिलेक्शन जापान के सबसे बड़े प्राइवेट इंग्लिश टीचिंग इंस्टीट्यूट नोवा में हो जाता है। सिलेक्शन के बाद लिंडसे होक जापान के टोक्यो शहर आ जाती है। उनकी पोस्टिंग टोक्यो की ही कोई भी शहर में हो जाती है। वो इसी शहर में एक किराए के घर में 2 और विदेशी महिलाओं के साथ रहने लगती है। लिंडसे होक के माता पिता और उसका बॉयफ्रेंड अभी इंग्लैंड में ही रह रहे थे। उनसे लिंडसे ईमेल, स्काइप तथा फोन के जरिए संपर्क करती थी। एक दिन लिंडसे अपने बॉयफ्रेंड को ईमेल के जरिए बताती है कि उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई है। इस कहानी का दूसरा सबसे अहम किरदार है तात्सु याइतो। तात्सु का जन्म 5 जनवरी 1979 को जापान के चुबु रीजन में हुआ था। तात्सु की मां एक डेंटिस्ट थी, जबकि पिता शहर के जाने माने डॉक्टर थे। तात्सु के माता पिता अपने बेटे को भी डॉक्टर बनाना चाहते थे, मगर पढ़ाई में इसका मन नहीं लगता है और वो डॉक्टर नहीं बन पाता है। हालांकि इसके बाद वो जापान की एक यूनिवर्सिटी से 2005 में डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करता है। हालांकि इसके बाद भी वो कोई काम नहीं करता है, बल्कि गुजरे के लिए अपने माता पिता से मिले पैसों पर निर्भर रहता है। उसे माता पिता से महीने के 50 से 60 हजार के आसपास मिलते थे। तात्सु अपना ज्यादा समय बस इधर उधर घूमने फिरने में और जिम में लगता था। तात्सु ही ने मार्शल आर्ट की क्लास भी ली थी और ब्लैक बेल्ट होल्डर था। बाद में हुए कुल्सी के बाद लिंडसे होक एक दिन अपने काम से वापस ट्रेन के जरिए घर आ रही थी। तभी ट्रेन में एक लड़का उसके पास आकर कहता है कि आप मेरी इंग्लिश टीचर हैं। इस पर वो कहती है कि मुझे तो तुम्हारा चेहरा याद नहीं है, शायद तुम कंफ्यूज हो रहे हो। इस पर वो लड़का कहता है कि नहीं, मेरा नाम तात्सु इतो है, शायद आपको याद नहीं, लेकिन आप मुझे इंग्लिश पढ़ाती है।
इसी के बाद इन दोनों में बातचीत शुरू हो जाती है। यहाँ तात्सु इतो कहता है कि मैं क्लास में आपसे तो इंग्लिश की क्लास ले ही रहा हूँ, मगर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे स्पेशल क्लास भी दे दो ताकि मेरी इंग्लिश कुछ ज्यादा बेहतर हो जाए। लिंडसे होक समय की कीमत का हवाला देते हुए ऐसा करने से मना कर देती है। इस पर वो लड़का लिंडसे होक से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है और कहता है कि आप मुझे कम से कम हफ्ते में 2 से 3 घंटे की ही क्लास दे दिया करें। मैं आपको फीस के तौर पर 1 घंटे का $35 दूंगा। ये ऑफर लिंडसे होक के लिए बहुत अच्छा था, इसलिए वो क्लास देने के लिए राजी हो जाती है, मगर कहती है कि मैं तुम्हारे घर पर नहीं बल्कि दूसरी जगह क्लास दिया करूंगी। इस तरह दोनों के बीच तय होता है कि क्लास शहर की एक बड़े कैफे में होगी। इसी बातचीत के बाद लिंडसे होक स्टेशन आ जाती है और वो उतर जाती है तथा पार्किंग से अपनी साइकिल लेकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। अभी वो कुछ ही दूर जाती है कि नोटिस करती है कि उसके पीछे पीछे वो लड़का भी आ रहा है। लिंडसे होक उसे पीछा छुड़ाने के लिए तेजी से साइकिल चलते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती रहती है, मगर वो लड़का उसका पीछा नहीं छोड़ता है और अंत में जब लिंडसे होक अपने घर के करीब पहुंचती है तो यहाँ पर लड़का कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने शायद आपको परेशान कर दिया है, मैं बस आपको यहाँ सॉरी कहने आया हूं। इस पर लिंडसे होक कहती है कि ठीक है, मैंने माफ कर दिया, जाओ। मगर लड़का कहता है कि मुझे बहुत प्यास लगी है, आप मुझे बस 1 गिलास पानी दे दो, फिर मैं चला जाऊंगा। इस तरह पानी पीने के बहाने तात्सु इतो लिंडसे होक के घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर दाखिल होते ही तात्सु की नजर रूम के अंदर मौजूद लिंडसे की 2 साथियों पर पड़ती है जो उनके साथ ही रह रही थी। यहाँ लिंडसे रूममेट से तात्सु का इंट्रोडक्शन अपने स्टूडेंट के तौर पर करवाती है तथा उसके लिए पानी लेने चली जाती है। जब तक लिंडसे पानी लेकर आती है तब तक तात्सु वही बैठ जाता है तथा पास में ही रखे एक कागज पर बस चंद मिनट में लिंडसे होक की एक रफ ड्राइंग बनाता है और उसे पर अपना नाम, मोबाइल नंबर और स्काइप आईडी लिखकर लिंडसे होक को देते हुए वहां से इस वादे के साथ निकल जाता है कि वो वादे के मुताबिक उसे इंग्लिश सीखने आएंगे। इसी के बाद शनिवार 24 मार्च 2007 को दिन के लगभग 2 बजे के आसपास लिंडसे होक और तात्सु इतो शहर के कैफे में मिलते हैं। यहाँ लिंडसे लगभग 1 घंटे तक तात्सु को इंग्लिश बताती है। पढ़ाई खत्म करने की बारी आती है तो तात्सु घबराकर लिंडसे से कहता है कि मैं तो पैसे अपने घर पर भूल गया हूं, अगर तुम बुरा ना मानो तो मेरे साथ चलो, मैं वहीं पर तुम्हें पैसा दे दूंगा। लिंडसे साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों एक टैक्सी किराए पर लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर में ये दोनों फ्लैट पर भी पहुंच जाते हैं। यहाँ लिंडसे तुरंत कहती है कि तुम यहाँ मुझे पैसे लाकर दे दो, मगर किसी तरह लिंडसे को अपने घर के अंदर चलने के लिए माना लेता है। घर के अंदर जाने से पहले लिंडसे टैक्सी ड्राइवर से कहती है कि आप यहीं पर इंतजार करें, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। इतना कहने के बाद दोनों एक साथ घर के अंदर चले जाते हैं। इधर टैक्सी ड्राइवर घर के बाहर इंतजार करता रहता है। इंतजार करते हुए 7 मिनट बीत जाते हैं, मगर लिंडसे होक वापस नहीं आती। तब टैक्सी ड्राइवर बिना किसी को कुछ बताए वहां से निकल जाता है। अब तक शाम हो चुकी थी। लिंडसे होक की रूममेट्स इंतजार कर रही थी कि वो अब लौटेगी तो तब लौटेगी, मगर काफी देर हो जाती है। लिंडसे होक नहीं लौटती है। लिंडसे होक की दोस्त उससे संपर्क करने की कोशिश करती है, मगर नाकाम रहते हैं। इसी के बाद ये दोनों लिंडसे होक के गायब होने की खबर लोकल पुलिस को भी देती है। हालांकि पुलिस तब कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करती, बल्कि लिंडसे होक के लौटने का इंतजार करने लगती है। इधर लिंडसे होक ना तो 25 मार्च को और ना ही 26 मार्च को क्लास लेने के लिए जाती है। तब इंस्टीट्यूट द्वारा इंग्लैंड में रह रहे लिंडसे के माता पिता को इस बात की जानकारी दी जाती है कि आपकी बेटी 2 दिन से पढ़ने नहीं आई है, उससे कोई संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। इधर 2 दिन के बाद लिंडसे होक की रूममेट्स की शिकायत पर पुलिस मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करती है। पुलिस अधिकारी जांच पड़ताल की शुरुआत उसी कमरे से करते हैं जहां लिंडसे होक रह रही थी। यहां पहले लिंडसे के दोनों रूममेट से पूछताछ होती है। इस पूछताछ में पुलिस को बहुत कुछ हाथ नहीं लगता। हालांकि जब कमरे की तलाशी ली जाती है तो पुलिस को उसके कमरे से वही ड्राइंग मिलती है जो पिछले दिनों तात्सु ने लिंडसे को बना कर दी थी। पुलिस इस ड्राइंग के बारे में लिंडसे के रूममेट से पूछती है
तो वो पुलिस वालों को बताती है कि लिंडसे होक का एक स्टूडेंट कुछ दिनों पहले ही उससे मिलने आया था। उसी ने ये ड्राइंग उसे दी थी, क्योंकि उस ड्राइंग पर ईमेल एड्रेस और स्काइप आईडी भी लिखी थी। इसलिए पुलिस तुरंत निकलकर उसकी तलाश में लग जाती है। इधर एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगती है, जिसमें आखिरी बार दिख रहे तात्सु की डिटेल निकलवाई जाती है। तो पता चलता है कि एक छोटे मोटे झगड़े को छोड़कर इसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था। इसलिए अब तक पुलिस को तात्सु पर कोई शक नहीं था। फिर भी वो लिंडसे होक के संबंध में पूछताछ करने के लिए 27 मार्च 2007 को तात्सु के एड्रेस पर जाती है। यहाँ पूछताछ करने के लिए केवल 2 अधिकारियों को भेजा गया था। जापान के कानून के मुताबिक अगर पुलिस के पास कोर्ट का कागज और उचित कारण नहीं है तो वो बेवजह किसी के दरवाजे पर नाक भी नहीं कर सकती है। इसलिए जब दोनों अधिकारी आते हैं तो तात्सु इतो का दरवाजा उन्हें बंद मिलता है। घर की सभी लाइट्स भी ऑफ थी। पुलिस वाले दरवाजे पर नोट करते हैं, बल्कि आसपास के पड़ोसियों से तात्सु के बारे में पूछताछ शुरू करते हैं। इसी दौरान एक पड़ोसी बताता है कि कल इसके घर से बहुत ज्यादा आवाजें आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि किसी चीज को तोड़ा जा रहा हो। इसके बाद पुलिस वाले बाहर से ही तात्सु इतो के घर का मुआयना करते हैं, तो पता चलता है कि घर की सारी लाइट्स ऑफ है। मगर जब पुलिस वाले उसके दरवाजे के करीब आते हैं तो उन्हें भी घर के अंदर से कुछ खटपट की आवाजें सुनाई देती है। घर की स्थिति और बाहर का माहौल देखकर पुलिस वालों को अंदाजा हो जाता है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। इसलिए वे दोनों अधिकारी तुरंत सभी अधिकारियों को फोन करते हुए और बैकअप भेजने के लिए कहते हैं। इसके बाद लगभग शाम के 7 बजे तक 7 और पुलिस अधिकारी वहां पहुंच जाते हैं। अब ये सभी पुलिस अधिकारी अलग अलग फ्लोर पर अपनी पोजीशन ले लेते हैं और इंतजार करते हैं। तो अचानक पुलिस वालों की नजर से बचकर तात्सु इतो अपने घर का दरवाजा खोलता है और पीठ पर एक छोटा सा बैग लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है। उसके दरवाजे के पास मौजूद पुलिस वाला उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो सभी को चकमा देते हुए वहां से भागने लगता है। कुछ अधिकारी निचली फ्लोर पर भी तैनात किए गए थे, मगर ऊपर मौजूद पुलिस वाला नीचे के पुलिस अधिकारियों को तत्सुया इतिहास के भागने की जानकारी नहीं दे पाता है, क्योंकि उसे समय इन पुलिस अधिकारियों के पास वॉकी टॉकी या कम्युनिकेशन रेडियो नहीं होता है। इस तरह सभी को चकमा देते हुए तत्सुया इतिहास वहां से फरार हो जाता है। पुलिस की एक टीम तुरंत घर के अंदर जाती है। घर के अंदर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा हुआ था, जबकि बाथरूम से बात तब गैप था। ऐसा लग रहा था कि उसे आजकल में ही तो वहां से निकाला। घर की तलाशी लेते हुए बालकनी तक पहुंचने पर उन्हें बालकनी में बात तब दिखाई देती है। वो बात तब बालू और धूल मिट्टी से भरा हुआ था। जब पुलिस वाले उसे बालू और मिट्टी से भरे बत्तब की तलाशी लेते हैं तो सभी के सभी समझाते हैं। बात तब में लिंडसे होकर के लाश पड़ी हुई थी। लिंडसे के शरीर पर बहुत ही गहरे जख्म के निशान थे। उसके सर के बालों को पूरी तरीके से शेव कर दिया गया था। उसमें बालू और धूल मिट्टी के अलावा कई तरह के डीकंपोजिंग एलिमेंट्स भी मिले हुए थे। ये डीकंपोजिंग एलिमेंट शव को जल्द से जल्द नष्ट करने के लिए रखे गए थे। अब तक पुलिस को इतना तो समझ में आ गया था कि वो वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गया है। अब पुलिस बड़े पैमाने पर तत्सुया इतिहास की तलाश शुरू कर देती है। शहर में इतिहास के पोस्टर लगा दिए जाते हैं। पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी करती रहती है, मगर कहीं भी कोई कामयाबी नहीं मिलती है। इसी बीच 29 मार्च 2007 को पुलिस वालों को तत्सुया इतिहास के अपार्टमेंट के पीछे एक बड़ी सी शॉपिंग ट्रॉली मिलती है। जांच में खुलासा होता है कि इस ट्रॉली का उपयोग लिंडसे होकर के शव को नष्ट करने के लिए ले गए मिट्टी के थैले को लाने के लिए किया गया है। पुलिस अभी यहाँ जांच कर ही रही थी कि तभी उन्हें कहीं से खबर मिलती है कि वो होटल में देखा गया है। इस गुप्त सूचना के आधार पर 20 पुलिस वालों की एक टीम बनाई जाती है तथा ये सभी ईस्ट टोक्यो में मौजूद लव होटल पर छापेमारी करते हैं। मगर पुलिस कम मेहनत बेकार जाती है, क्योंकि वहां से तत्सुया इतिहास पहले ही फरार हो चुका होता है। पुलिस वाले पहले से कई बड़े पोस्टर छपवाकर शहर में लगवाना शुरू कर देती है। साथ ही तत्सुया इतिहास की कोई भी खबर देने वाले को लगभग 6,000,000 के इनाम देने की घोषणा कर देती है। काफी कोशिशें के बाद भी
तत्सुया इतिहास का कोई अतापता नहीं चलता है। इसका नतीजा होता है कि 2008 की शुरुआत में ही केस की जांच लगभग रुक जाती है। इस केस को जबरदस्त मीडिया कवरेज भी मिल रहा था और लोगों की हमदर्दी लिंडसे के साथ थी। इसलिए जांच के सुस्त होने की वजह से लोगों का गुस्सा बढ़ने लगता है। उधर इंग्लैंड से लिंडसे के माता पिता भी जापान आते हैं तथा अधिकारियों पर जांच का दबाव बनाते हैं। इसके अलावा इंग्लैंड हाई कमीशन के अधिकारी जापान सरकार से जल्द लिंडसे के कातिलों को पकड़ने के लिए कहते हैं। जापान पुलिस के प्रति भी लोगों का गुस्सा बढ़ने लगता है और कई जगह जस्टिस फॉर लिंडसे जैसे कैंपेन शुरू हो जाते हैं। इस मामले में जापानी पुलिस की मदद के लिए इंग्लैंड से यॉर्क शहर पुलिस की भी एक टीम जापान आती है। चारों तरफ से बढ़ते प्रेशर की वजह से एक बार फिर से जापान पुलिस 2008 के अक्टूबर महीने में पूरी ताकत से इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। अब इस केस को सॉल्व करने के लिए 140 पुलिस अधिकारी लगाए जाते हैं। इन सब के बीच पुलिस की मेहनत भी थोड़ी रंग लानी शुरू करती है तथा पुलिस को अलग अलग जगह पर तत्सुया इतिहास के देखे जाने की खबर मिलने लगती है, मगर हर बार पुलिस के पहुंचने से पहले वो वहां से लापता हो जाता है। इसी बीच 2008 के अक्टूबर महीने के अंत में पुलिस की ओर से एक बयान दिया जाता है कि पुलिस की ओर से तत्सुया इतिहास ने आत्महत्या कर ली है। हालांकि पुलिस ने अब तक तत्सुया इतिहास का शव बरामद नहीं किया था और ना ही कोई ठोस सबूत दिया था। इसलिए लिंडसे के माता पिता समेत जापानी मीडिया पुलिस के इस दावे को खारिज करते हुए केस को कमजोर करने का आरोप लगाने लगती है। चौथी आलोचना के बाद पुलिस फिर से अपनी जांच को आगे बढ़ाती है, मगर पुलिस के हाथ खाली ही रहते हैं। 15 जनवरी 2009 को जापान टुडे की ओर से एक खबर में दावा किया जाता है कि तत्सुया इतिहास भागकर फिलीपींस चला गया है। हालांकि इस बात के भी कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किए जाते हैं। लिंडसे 2007 में गायब हुई थी और अब समय आ चुका था मार्च 2009, मतलब इस हत्या को 2 साल हो गए थे, मगर उसके कातिल का कहीं भी अतापता नहीं चल रहा था। लिंडसे की दूसरी डेथ एनिवर्सरी के मौके पर जापान में इसकी याद में बड़े स्टार पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अब एक बार फिर से जब पुलिस पर दबाव बढ़ता है तो वो नए सिरे से जांच की शुरुआत करती है और जापान के कई बड़े शहरों में तत्सुया इतिहास के लाइफ साइज कट आउट लगवा देती है। इतना ही नहीं, 26 जून 2009 को जापानी नेशनल पॉलिसी एजेंसी की ओर से तत्सुया इतिहास की खबर देने वाले के लिए इनाम की राशि भी बढ़ाकर 6 लाख से लगभग 60 लाख कर दी जाती है। यहाँ पुलिस की ये तरकीब थोड़ी काम कर जाती है। एक दिन जापान के नागोया शहर का एक प्लास्टिक सर्जन पुलिस वालों को बताता है कि शायद मैंने इस लड़के की प्लास्टिक सर्जरी की है। डॉक्टर बताता है कि कुछ महीने पहले नागोया क्लिनिक पर यह लड़का आया था जिसने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपनी नाक थोड़ी ऊपर उठवाई थी। इसके अलावा उसने अपने गाल पर मौजूद 2 तिल को हटवाने के साथ साथ अपनी आई लैड्स फोल्ड करवाई थी। अपनी लिप्स की मोटाई को भी बढ़ाया था। यहाँ डॉक्टर पुलिस वालों को सर्जरी से पहले तथा सर्जरी के बाद ली गई तस्वीर दिखाता है। इन तस्वीरों को देखकर पुलिस पूरा माजरा समझ जाती है कि कैसे पुलिस की पकड़ से बचने के लिए तत्सुया इतिहास ने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपना चेहरा बिगाड़ लिया था। अब पुलिस द्वारा पूरे शहर में तत्सुया इतिहास का प्लास्टिक सर्जरी के बाद वाला फोटो लगवा दिया जाता है। इसी के कुछ दिनों बाद शहर में इतिहास के बड़े बड़े बैनर देखकर एक मजदूर पुलिस वालों को खबर देता है कि इसी से मिलता जुलता लड़का उसकी साइट पर भी काम करता है। इन सब सूचनाओं के आधार पर पुलिस वाले बड़ी ही सावधानी से तत्सुया इतिहास की स्थिति का पता लगाती है और फाइनली 10 नवंबर 2009 को ओसाका के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर रेड करती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वो तत्सुया इतिहास को भागने की तैयारी करते हुए पाती है। जैसे ही वो भागने की कोशिश करता है, पुलिस वहां पहुंच जाती है। इतिहास को एहसास हो जाता है कि उसका खेल खत्म हो गया है, इसलिए वो दोनों हाथ उठाकर खड़ा हो जाता है और खुद को पुलिस के हवाले कर देता है। उसे 23 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया जाता है। यहाँ उससे कड़ी पूछताछ होती है, मगर वो अपना जुर्म नहीं मानता और लिंडसे की हत्या से लगातार इनकार करता है।
मगर जब पुलिस उससे पूछताछ जारी रखती है तो फाइनली इतिहास दिल दहला देने वाले रहस्य से पर्दा उठाता है। वो बताता है कि जब पहली बार उसने ट्रेन में लिंडसे को देखा था तभी उसने तय कर लिया था कि इसके साथ गलत करेगा। इसी के बाद उसने लिंडसे से ट्रेन में झूठ बोला और फिर बहाने से उसे खुद को इंग्लिश पढ़ने के लिए तैयार कर लिया और फिर पैसे देने के बहाने उसे अपने घर के अंदर बुलाया। लिंडसे जैसे ही पैसे लेने के लिए घर के खाती है वो वहां जबरदस्ती करने लगता है। मगर लिंडसे भी मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट होल्डर थी, इसलिए वो इतिहास पर अपने बचाव में हमला करती है। दोनों के बीच कुछ देर तक ये लड़ाई चलती है, मगर तत्सुया एक बार सीधे लिंडसे की गर्दन पर हमला करता है, जिससे उसकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद बड़ी बेरमी से वो लिंडसे के साथ बलात्कार करता है और इस दौरान गला दबाकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वो शव को बाथरूम में छुपा देता है, जहां से वो मिट्टी और बालू के साथ साथ डीकंपोजिंग एजेंट्स खरीद कर लाता है। सभी सामान लाने के बाद वो पहले तो लिंडसे के सभी सामान को नष्ट करता है, फिर उसके सिर के बाल काटकर शव को बाथरूम में रखता है और फिर मिट्टी तथा बालू के साथ साथ उसमें डीकंपोजिंग एजेंट्स मिला देता है। इसके बाद वो शव को खींचकर बालकनी में ले आता है और वहीं रख देता है। उसी शाम जब वो भागने की तैयारी कर रहा था तभी पुलिस वहां पहुंचती है। हालांकि पुलिस के आने के बावजूद वो भागने में कामयाब रहता है। भागते हुए वो पहले एक शहर से दूसरे शहर तक जाता रहता है और फिर प्लास्टिक सर्जरी करवाकर अपना चेहरा बिगाड़ने का फैसला करता है ताकि पुलिस उसे पहचान ना पाए। एक डॉक्टर का बेटा होने के नाते उसे प्लास्टिक सर्जरी के बारे में अच्छे से मालूम था, इसलिए वो आसानी से प्लास्टिक सर्जरी करवा लेता है और बचकर रहने में कामयाब हो जाता है। इतिहास द्वारा अपना गुनाह कबूल किए जाने के बाद उसे लिंडसे होकर के अपहरण, बलात्कार और हत्या का मामला दर्ज कर लिया जाता है। इस मामले की सुनवाई शिवा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शुरू होती है। यहाँ तत्सुया इतिहास के वकील की ओर से दलील दी जाती है कि तत्सुया इतिहास ने लिंडसे होकर की जान जानबूझकर नहीं ली, बल्कि गलती से उसकी जान चली गई। तत्सुया इतिहास देता है कि उसने रेप करते समय अपने हाथों से लिंडसे की नाक और मुंह बंद कर दिया था ताकि वो मदद के लिए चिल्ला न सके। अगर इसी बीच सफोकेशन से उसकी जान चली गई तो कोर्ट में लिंडसे के वकील की ओर से सजा देने की मांग की जाती है। लंबे समय तक रहती है। इसी बीच सितंबर 2010 में छापने वाले कुछ न्यूज़पेपर के माध्यम से लिंडसे के माता पिता से अपने किए के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगता है। इतना ही नहीं, जेल में रहते हुए तत्सुया इतिहास एक किताब भी लिखता है जिसमें वो बताता है कि कैसे वो पहली बार लिंडसे होकर से मिला और कैसे उसने उसकी हत्या कर दी। इसके अलावा उसने इस किताब में बताया कि कैसे वो 2.5 साल तक भागते हुए अपनी जिंदगी बिताता रहा और कैसे प्लास्टिक सर्जरी करवाई। जनवरी 2011 में ये बुक रिलीज होती है और ये बहुत ज्यादा बिकती है। देखते ही देखते ये बेस्ट सेलिंग बुक बन जाती है। वो किताब की बिक्री से जेल में रहते हुए करोड़ रुपए कमाता है। हालांकि तत्सुया अपनी लिखी इस किताब से होने वाली पूरी कमाई लिंडसे के माता पिता को देने का ऑफर देता है, मगर लिंडसे के माता पिता इस ऑफर को ठुकरा देते हैं। 2013 में जापान में एक फिल्म भी बनती है। इन सभी के बीच मामले की भी सनी कोर्ट में चलती रहती है। फाइनली 21 जनवरी 2011 को शिवा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ओर से लिंडसे की हत्या करने के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। इस सजा का विरोध करते हुए लिंडसे के माता पिता कोर्ट से इतिहास को फांसी की सजा देने की मांग करते हैं, मगर कोर्ट फांसी की सजा को बहुत ज्यादा सख्त सजा मानते हुए फांसी की सजा देने से इनकार कर देते हैं। कोर्ट की ओर से कहा जाता है कि फिलहाल इतिहास की उम्र 32 साल है और संभव है कि वो आगे सुधार सकता है, इसलिए उसे एक मौका जरूर देना चाहिए। कोर्ट की टिप्पणी की काफी आलोचना होती है। लोगों का कहना था कि जब 32 साल के बेरहम कातिल का भविष्य है तो क्या 22 साल की लिंडसे का कोई भविष्य नहीं था? क्या उसके भविष्य की कोई वैल्यू नहीं थी? कोर्ट इन दलीलों को नजरअंदाज करते हुए इतिहास की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखता है। फिलहाल तत्सुया इतिहास ही जेल में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। दोस्तों,
तत्सुया इतिहास को कोर्ट द्वारा दी गई इस सजा पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसे ही एक और सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।